चले आपके पसंदीदा बुलेटिन का शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दरिंदगी की इंतहा की खबर है। पाप की सजा मिली। जयपुर के पावटा की घटना पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ युवती जिंदगी और मौत से जूझ रही है, दूसरी तरफ युवक की हालत गंभीर है, लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है जो सियासत कर रहा है। आखिरकार कौन यह सियासत कर रहा है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। अस्पताल में नेताओं का जमघट और जिंदगी मौत से लड़ रही युवती। राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। अपराधियों का मनोबल बता रहा है कि राज्य में सरकार जरूर बदल गई, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद हैं। तभी तो प्रागपुरा पुलिस थाने से महज 20 मीटर दूरी पर एक दरिंदे ने युवती और उसके भाई पर धारदार हथियार से हमला करने के बाद गोली मार दी। हमला करने वाला युवक दुष्कर्म का आरोपी है, जो हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया था। जिस युवती पर हमला हुआ वो दुष्कर्म पीड़िता है। आरोपी ने पीड़िता को बयान बदलने के लिए धमकाया था। जब पीड़ित युवती ने बयान बदलने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने धारदार हथियार से हमला किया और गोली भी मार दी। वहीं घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, क्योंकि घटना भी पुलिस थाने से महज 20 मीटर की दूरी पर हुई थी। एसएमएस प्रशासन मुर्दाबाद! एसएमएस प्रशासन मुर्दाबाद! लेकिन युवक ने भी ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। युवक की जान तो बच गई, लेकिन राजेंद्र का दाहिना पैर कट गया। बाएं पैर में भी गंभीर चोटें आई हैं। ऐसे में वो हमेशा के लिए विकलांग हो गया है। देखिए, जो राजेंद्र यादव को पुलिसकर्मी लेकर आए हैं 9 से 9:30 बजे के बीच में, वो राजेंद्र यादव की जो दाहिनी टांग है वो नहीं थी उसके शरीर के साथ, और जो बाईं तरफ जो उसका पाँव है वो भी इंजर्ड है और गंभीर है स्थिति। पहले हम इमरजेंसी में जब हमारे पास लेकर आए ट्रॉमा सेंटर में, तो उसके वाइटल्स को हमने स्टेबल किया। स्टेबल करने के पश्चात उसको पॉलीट्रॉमा वार्ड के 38 नंबर बेड पर हम लोगों ने लिया है, और सुरक्षाकर्मी जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरी तरह से उसकी निगरानी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेताओं ने भी अस्पताल के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब जिंदगी मौत से जूझ रही युवती पर सियासत भी गर्मा गई है। मंत्री संजय शर्मा ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। जैसा मैंने कहा, अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, या कितना ही बड़ा आदमी हो। कानून सबके लिए बराबर है, और जो ये अपराध है वो निश्चित रूप से बर्दाश्त के काबिल नहीं है, बर्दाश्त के बाहर है। और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी अपराधियों के खिलाफ, तो कानून के संबंध कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई जो हम करना है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर है। इस घटना को राज्य में खराब होती कानून व्यवस्था के साथ जोड़ा है। सुनिए पूर्व सीएम ने क्या कहा। इस प्रकार की घटना, पूरा घटनाक्रम हुआ है। पहले रेप की घटना हुई, फिर उसको जेल भेजा गया, फिर 2 महीने के अंदर जमानत हो गई। 2 महीने जमानत भी किन प्रश्न में मुझे पता नहीं, तो हो गई। उसके बाद जो धमकी मिली तो उसने और रिपोर्ट दर्ज करवाई, और उसके बाद में आखिर के अंदर ये घटना हुई कि पूरा बाहर किए गए, फायरिंग भी की गई। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई थी जो एसएमएस अस्पताल पहुंची और पीड़ित पक्ष से मुलाकात की। वहीं अपनी ये रिपोर्ट पीसीसी चीफ को सौंपेगी। हालांकि पुलिस बड़ी कार्रवाई की बात भी कह रही है। साथ ही पुलिस इस मामले को लेकर सख्त भी दिख रही है। 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब मुख्य आरोपी भी गिरफ्त में आ गया है। दौरान ये पता चला कि ये जो ट्रेन है गौरव टावर के लगभग पास में, वहां पर ट्रेन के सामने आना बताया है। ट्रेन के साथ एक्सीडेंट होना सामने आया है, और उसके बाद ये अभियुक्त जो है इसका एडमिट हुए हैं यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में, जहाँ पे हमारी टीम है वहाँ पर, और आगे पूछताछ की जा रही है। और जैसा मैंने पहले बताया कि 2 एक्यूज जो इसके साथ थे उनको कल ही गिरफ्तार कर लिया था।
आरोपी भले ही पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन ऐसे बदमाशों का हौसला तोड़ना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। साथ ही सियासी रंग ले रहे इस मामले पर नेताओं की सियासत भी थमना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं इस पूरे प्रकरण में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पताल पहुंचकर के डॉक्टर से मुलाकात की और साथ ही साथ पीड़िता का हाल जाना, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। ये राजस्थान की बेटी है और राजस्थान की बेटियों के साथ कोई भी ऐसी बर्बर कोई उनके साथ जघन्य अपराध हो, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार महिला सुरक्षा के लिए बिल्कुल सचेत है और उदाहरण बनाया जाएगा। जो ऐसे अपराध करेगा उसके उदाहरण बनाया जाएगा। जो ऐसे अपराध करने के अंदर शामिल भी होगा, चाहे वो वर्दी ही क्यों ना पहनता हो, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। जहां तक अपनी इस बच्ची का सवाल है, हमारी प्राथमिकता है कि इसकी जान बचे। सबसे बेहतरीन मेडिकल सुविधा यहां पे दी जा रही है। अभी डॉक्टरों के साथ बहुत विस्तृत इस पर चर्चा हुई और उनसे चर्चा करने के बाद ये जो बोर्ड है, इसको खुली छूट दी हुई है। अगर मेडिकल एडवाइस दी जाती है तो मेडिकल एडवाइस पर मुख्यमंत्री साहब को भी हमने खबर कर दी है, तुरंत यहां से बड़े अस्पताल एम्स में ले जाने की जरूरत पड़ी तो ले जाया जाएगा। हमारी दो प्राथमिकता है, पहली इस बच्ची की जान बचे और दूसरी कोई भी ऐसी जघन्य अपराध करने की सोचे भी नहीं, विचार भी ना करे, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। बोर्ड हमने गठित कर ही दिया था और जो उन्होंने मुझे बताया कि हालत आज की तारीख में स्थिर है बट नॉट आउट ऑफ डेंजर, तो अगर वो उचित समझेंगे तो ये तो डॉक्टर का निर्णय है। सर, क्या लग रहा है कि पूरे थाने को एक से डिपेंड करना चाहिए? देखिए, ये गृह विभाग का विषय है, अभी इसकी जांच की जाएगी। क्या इंसिडेंट्स हुए हमें तो मालूम नहीं है, पर गृह विभाग इसमें लगा हुआ है, आपके आईजी डीजी सब लगे हुए हैं और ये बहुत ही हीनियस क्राइम है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, पीड़िता को दिल्ली रेफर किया जाएगा। अगले 1 घंटे में दिल्ली के एम्स अस्पताल शिफ्ट किया जा सकता है। बड़ी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के अब सामने आ रही है। पीड़िता को दिल्ली रेफर किया जाएगा बेहतर इलाज के लिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या अपडेट है इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि चिकित्सा मंत्री भी अस्पताल पहुंचे थे और साथ ही साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी अस्पताल पहुंचे थे और राजनीति भी इसे लेकर के कई तरह के बयान आ चुके हैं। अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, इस मामले में एक बोर्ड जो है वो गठित किया था, 6 सदस्यीय बोर्ड जो है वो गठित किया गया था। उसकी सलाह पर जो है वो दिल्ली रेफर किया जा रहा है पीड़िता को। इस प्रकार की जानकारी जो है वो सामने आई है। बताया जा रहा है कि अगले 1 घंटे में दिल्ली के लिए रेफर जो है वो पीड़िता को कर दिया जाएगा, क्योंकि पीड़िता की जिस प्रकार की हालत थी उसको देखते हुए जो है वो ये निर्णय जो है वो लिया गया है। और चूंकि उसके शरीर पर कई जगह पर जो है वो चोट आई थी, इस लिहाज से डॉक्टरों ने ये उचित समझा कि एम्स में जो है उसका और बेहतर तरीके से इलाज जो है वो हो सकता है। इसी कारण से अब पीड़िता को जो है वो दिल्ली रेफर किया जा रहा है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या सड़क मार्ग से पीड़िता को दिल्ली ले जाया जा रहा है या फिर एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया जा रहा है। ये कुछ देर में और स्पष्ट होगा, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि पीड़िता को दिल्ली रेफर करने पर बोर्ड ने जो है वो अपनी निर्णय जो है वो सुना दिया है। सौरभ, अभी पीड़िता की हालत कैसी है, इसे लेकर के भी क्या कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, स्थिर बनी हुई है। जिस प्रकार से चिकित्सा मंत्री ने जब पीड़िता से और डॉक्टरों से संपर्क साधा था, तब ये बात सामने आई थी कि अभी फिलहाल उसकी स्थिति जो है वो स्टेबल है, क्योंकि उसके शरीर पर, सिर पर भी, कान के पास भी और पैंक्रियाज में भी कई जगह पर जो है वो गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर्स जो है वो इलाज जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसकी स्थिति जो है वो स्थिर बनी हुई है।
इस लिहाज से चूंकि उसकी गोली भी लगी थी, तो गोली तो डॉक्टर्स ने निकाल ली है, जिस प्रकार की जानकारी सामने आई, लेकिन अभी स्थिति जो है वो स्थिर बनी हुई है। इसी कारण से जो है वो दिल्ली एम्स रेफर जो है वो बिल्कुल। सौरभ, इस पूरे मामले को लेकर के देखिए चिकित्सा मंत्री और बाकी के मंत्रियों ने भी भरोसा दिया है कि कार्रवाई करेंगे, ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बनेगी, और साथ ही साथ बेहतर इलाज के लिए इसे एम्स शिफ्ट किया जा रहा है, यह भी अब निकल करके सामने आ रहा है। लेकिन क्या इसी बीच जो पीड़िता है उसके परिजनों से कोई बातचीत हो पाई है? उनका क्या कहना है कि वाकई क्या जो बेहतर इलाज मिल पा रहा है, कार्रवाई से संतुष्ट है? देखिए, परिजनों से इस लिहाज से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि पीड़िता का जो है वो एसएमएस अस्पताल में लगातार इलाज जो है वो जारी है, और परिजन भी ये चाहते हैं कि बेहतर इलाज हो पाए, और उनकी इस प्रकार की अभी कंडीशन जो है वो नहीं है, इस लिहाज से उनसे बातचीत जो है वो नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, ये जरूर बात सामने आई थी डॉक्टर से बातचीत में कि परिजन चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो उसकी स्थिति में सुधार, और उसकी रिक्वेस्ट जो है वो लगातार परिजन जो है वो डॉक्टर से कर रहे हैं, तो बेहतर इलाज जो है वो। बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल सबसे बड़ी अपडेट यह है कि पीड़िता को एम्स शिफ्ट किया जाएगा बेहतर इलाज के लिए, यह साफ हो चुका है, और कुछ ही देर में यह शिफ्टिंग की कार्यवाही जो है वो की जाएगी। तो चलिए अब बात करेंगे आरसीए की, जहां पर वैभव गहलोत का इस्तीफा हो चुका है अध्यक्ष पद से, और पिछले कुछ दिनों से लगातार सियासी उठापटक के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने आरसीए के अध्यक्ष पद से आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। जाते जाते जूनियर गहलोत ने बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। वैभव के आरोपों पर जिला संघ के पदाधिकारियों ने भी कड़ा पलटवार किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। इस्तीफे के बाद वैभव गहलोत हुए हमलावर। मुझे वो चीज़ ये लगती है कि आने वाले समय में भी सरकार की मंशा उससे साफ दिख रही थी कि वो मुझे काम करने नहीं देगी। आरोपों पर जिला संघ पदाधिकारियों का कड़ा पलटवार। कहने का तात्पर्य है, जिन लोगों के भरोसे उन्होंने राजनीति की, वही समय आने पर उनका साथ छोड़ गए तो उनको इस्तीफा देना ही था। हमने 5 साल संघर्ष किया, वो 5 मिनट ही संघर्ष नहीं कर पाए। आईपीएल के आयोजन पर लटक रही तलवार। राजस्थान क्रिकेट की राजनीति में सोमवार का दिन खासा उथल पुथल भरा रहा। वैभव गहलोत ने आरसीए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद वैभव ने अपनी नीति और नियत की दुहाई देते हुए कहा कि वो प्रदेश में क्रिकेट की बेहतरी के लिए काफी कुछ कर रहे थे, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया गया। जिस तरीके से हमने कोशिश करी कि राजस्थान में क्रिकेट की प्रतिभाओं को हम आगे लाएं, मैंने कोशिश करी कि क्रिकेट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है राजस्थान के अंदर, क्रिकेट केवल एक जयपुर तक सीमित नहीं रहे। मेरी कोशिश रही कि हम उदयपुर और जोधपुर तक हमने नए स्टेडियम के लिए, चाहे जोधपुर की बात करें, हमने वहाँ पे सरकार से प्रयास करके वहाँ पे रेनोवेशन वर्क कराया। बरकतुल्ला खान स्टेडियम आज शानदार तरीके से तैयार है आप सबके सामने। साथ ही आपने देखा पिछले साल, चाहे आरपीएल की बात करें, हम आरपीएल के पीछे की सोच थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के नए क्रिकेट खिलाड़ियों को, नई प्रतिभाओं को आगे लाएं। आरपीएल एक शानदार आयोजन रहा। मुझे वो चीज़ ये लगती है कि आने वाले समय में भी सरकार की मंशा उससे साफ दिख रही थी कि वो मुझे काम करने नहीं देगी। उम्मीद के मुताबिक यही बात वैभव के पिता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कही है। उन्होंने आरसीए दफ्तर, एसएमएस स्टेडियम को सील करने की खेल परिषद की कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष बताया। नया स्टेडियम बना जयपुर के अंदर, जो दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम होगा। जोधपुर में बड़ा स्टेडियम बन गया, मैच होने लग गए, उदयपुर में बन रहा है, और इस प्रकार माहौल अच्छा बन रहा था नौजवानों के लिए। अब आपने जो अभी इतना बदलाव डाला गया है, तो युद्ध नीति आपको विश्वास कर पाएंगे। एक और जहां वैभव और उनके पिता सूबे की सरकार पर निशाना साध रहे हैं, आरसीए से वैभव की विदाई को राजनीतिक द्वेष बता रहे हैं, तो वहीं नागौर जिला संघ सचिव राजेंद्र सिंह नांदू और भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघ्न तिवारी वैभव और कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे रहे हैं। जिस तरीके से राजस्थान क्रिकेट संघ पर कांग्रेस सरकार आने पर
कब्जा किया गया था गलत तरीके से। जिला संघों में आप एडहॉक कमेटियां बनवाई, प्रेशर पॉलिटिक्स किया गया, जिला क्रिकेट संघ को डराया धमकाया गया, उसका दुष्परिणाम तो आना ही था। ऐसा है, भैरव जी को आज सरकार बदलने का दोस्तपूर्ण बात कहाँ से आ रही है? भैरव जी का जन्म ही राजनीति से हुआ है। जब वो जोधपुर के रहने वाले थे और राजसमंद जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा, वो मेंबर भी नहीं थे राजसमंद से, और दादागिरी करके हमारे 3 जिला संघों को आउट कर दिया जब उनको यहाँ मेंबर बनाया गया था, और हमको फोरम तक भरने नहीं दिया। इतनी सारी लाठियां पड़वाई हमें फोरम भरने के लिए, निर्विरोध करने के लिए। आज उनको राजनीति याद आ रही है। आपको बताते चले कि 23 फरवरी को 40 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण खेल परिषद ने आरसीए के ऑफिस और सवाई मानसिंह स्टेडियम को कब्जे में लिया था, जिससे इंडियन प्रीमियर लीग के आने वाले सीजन में जयपुर में होने वाले मुकाबलों पर संकट के बादल मंडराने लगे। लेकिन नांदू आश्वस्त करते हैं कि राजस्थान क्रिकेट की राजनीति में आए उबाल से आईपीएल प्रभावित नहीं होगा। आईपीएल यही होगा, सब मिलकर के कराएंगे। सरकार के जो निर्देश होंगे, क्योंकि सरकार की भी मंशा वही है कि खेल आगे बढ़े, और खेल आगे बढ़ने के लिए सरकार के साथ हम कदम से कदम मिलाकर के खड़े हैं। राजेंद्र सिंह नांदू भले ही आईपीएल के आयोजन पर क्रिकेट प्रेमियों को आश्वस्त कर रहे हैं, लेकिन सच तो यही है कि लोगों में दुविधा बरकरार है। आपको बताते चले, प्रदेश में इस साल भी आईपीएल के 3 मैच होने जा रहे हैं। बीसीसीआई ने पहले फेज का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इसमें 3 मुकाबले जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होंगे। इनमें पहला मैच 24 मार्च, दूसरा मैच 28 मार्च और तीसरा मैच 6 अप्रैल को होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर, आरसीए मामले को लेकर के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि आईपीएल मैचों का आयोजन प्रदेश की सरकार करवाएगी, आरआर के साथ मिलकर के आईपीएल का भव्य आयोजन करवाएंगे, ये कहना है मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। उन्होंने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम को लेकर के भी अपनी बात रखी। कहा आरसीए को 6 महीने में ऑडिट रिपोर्ट देनी चाहिए थी। क्या कुछ कहा, सुनिए। होता है कि अभी तक इन्होंने जो हर 6 महीने के अंदर अपने अकाउंट्स का ऑडिट देना होता है, जो हर किसी फेडरेशन को देना होता है, जो सबसे रईस मानी जाती है फेडरेशन, उसने दिया ही नहीं। हर 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, कई सालों से अपना ऑडिट ही नहीं दिया हुआ। तो मुझे तो ये खबर दी गई कि जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है, उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को कहा कि आप इनसे पूछिए कि अभी तक इन्होंने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स क्यों नहीं दिए, और उसके अलावा भी जो अभी तक बकाया है कई सालों से, वो क्यों नहीं दिया। और जो राजस्थान का स्पोर्ट्स कोड है, जो स्पोर्ट्स एक्ट है, वो बिल्कुल स्पेसिफिक है कि किन बातों के ऊपर फेडरेशन को निरस्त करा जा सकता है। उसके अंदर फाइनेंशियल बंगलिंग यानी फाइनेंशियल जो ऑडिट है, उसके अंदर अगर छेड़छाड़ है तो वो एक कारण बन सकता है। तो हमने तो सिर्फ पूछा है अभी कि बताइए, पूरा डिटेल बताइए। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ इतना कि आईपीएल टूर्नामेंट राजस्थान के अंदर भव्य तरीके से होगा, और उसको राजस्थान सरकार बीसीसीआई की मदद से राजस्थान रॉयल्स के साथ मिलकर करवाई। वहीं अजमेर के जेएलएन अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स और परिजनों में आखिरकार विवाद हो गया और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मरीज के परिजनों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। मरीज की तबीयत बिगड़ने पर रेजिडेंट से मारपीट की गई, जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। जेएलएन प्रशासन को ज्ञापन देकर के ये कार्रवाई की मांग की गई। इसी बीच आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से अस्पताल अखाड़ा बन गया। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर रेजिडेंट्स की तरफ से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। तो ये तस्वीर जेएलएन अस्पताल की, जहां पर परिजनों पर आरोप है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ हाथापाई की गई, मारपीट की गई। और कुछ तस्वीरें जो सामने आई है अस्पताल के भीतर की, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बताती है कि कैसे अस्पताल जो है वो देखते ही देखते अखाड़े में तब्दील हो गया। यहां पर जो परिजन है पीड़ित के साथ आए थे, मरीज के साथ आए थे, उनसे और डॉक्टर्स के बीच में ये मारपीट हुई। मरीज की तबीयत बिगड़ी
तो परिजन आपा खो बैठे और किसी बात को लेकर के रेजिडेंट के साथ भिड़ गए। तो वहीं जयपुर एसएमएस अस्पताल में गलत खून चढ़ाने का मामला अब बड़ा मुद्दा बन गया है और इसी मामले में दोषी पाए गए डॉक्टर को निलंबित और पीजी स्टूडेंट को एपीओ किया गया था। अब इस पूरे मामले की रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से मामले की नए सिरे से जांच की मांग की गई है। इसके चलते आज तीसरे दिन एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स ने कार्य बहिष्कार किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स का यह कहना है कि जांच कमेटी ने आनन फानन में रिपोर्ट सौंपी है। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी ने एक रेजिडेंट से तो बयान ही नहीं लिए। जांच कमेटी की रिपोर्ट पर असहमति जताते हुए रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने एसीएस की अध्यक्षता में नए सिरे से पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की है। तो एसएमएस में कार्य बहिष्कार का तीसरा दिन क्या कुछ कहा रेजिडेंट्स ने, सुनिए। हमने बात रखी है कि देखो इस कमेटी से आनंद फानन में हमारे 2 रेजिडेंट साथियों को एपी का, एक रेजिडेंट साथी से तो बयान ही नहीं लिया गया है और उनकी स्टेटमेंट भी पढ़ोगी साहब, मेरे को तो पता ही नहीं है भाई। रोजाना अगर किसी डॉक्टर की ड्यूटी में अगर 150 मरीज आते हैं ब्लड लेने के लिए तो आपको कैसे याद रहेगा कि सचिन शर्मा किस लेवल पे आया था? उनके बयान तक नहीं लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में निर्णय किया गया है। हमने सरकार से ये दरखास्त करी है कि हम इस कमेटी से सहमत नहीं है, क्योंकि हमने भी मामले की हमारे रेजिडेंट साथियों से पता करी, सारी चीजें, हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, हमें भी तो मामले की पता है कि क्या। उन्होंने कहा कि जनहित की योजना को कांग्रेस ने 5 सालों तक डंप करके रखा। ओम माथुर ने कहा कि बीजेपी की सरकार आते ही ईआरसीपी पर काम शुरू हो गया। उन्होंने कांग्रेस की यात्रा पर भी तंज कसा, कहा कि भारत जोड़ते जोड़ते कांग्रेस और बिखर गई। साथियों, माथुर ने कहा कि प्रदेश में हम 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतेंगे। पूरे देश में बीजेपी अकेले 357 सीट लाएगी और एनडीए के साथ मिलकर 400 प्लस जाने वाले हैं। इससे पहले टोंक में नेशनल हाईवे 52 पर जगह जगह माथुर का बीजेपी नेताओं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, भारत जुड़ते जुड़ते और कांग्रेस बिखर गई। अब उन्होंने न्याय और साथ जोड़ा है। तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस से यही कहना चाहूंगा कि पहले खुद के परिवार के प्रति न्याय करे, खुद के पार्टी के प्रति न्याय करे। रोज उनकी पार्टी से लगभग यूथ बिलो 50 लोग डेली छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो पहले घर के साथ न्याय करे कि जनहित की योजना को 5 साल कांग्रेस सरकार ने डंप करके रखा। जैसी ही सरकार आई, मोदी की गारंटी यानी मुमकिन गारंटी, पक्की गारंटी पूरा होने की गारंटी, तो आपके सामने दृश्य है। दोनों स्टेट बैठ करके चर्चा हुई, केंद्र में साथ बैठा और काम शुरू हो गया। निश्चित रूप से लगभग 36,000 हेक्टेयर से ज़्यादा तो इरिगेशन होगा और कई गांवों में ड्रिंकिंग वाटर भी उससे जाएगा और लाभ पार्टी को तो होगा, उससे ज़्यादा उस क्षेत्र के रहने वाले 13 जिले के कार्यकर्ता जनता को लाभ हो। और हमें पूरी सीट खाली अकेले बीजेपी की 357 लानी है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का वायुमंडल में देख रहा हूँ देश भर का, अभी छत्तीसगढ़ से लौट रहा हूँ, वहाँ 11 लोकसभा है, इस समय 9 हमारे पास है, लेकिन मान के चलिए कि 11 के 11 लोकसभा जीतेंगे। राजस्थान में भी हम 25 लोकसभा जीतेंगे और पूरे देश भर में अकेली बीजेपी 357 लाएगी और एनडीए मिलकर 400 प्लस में हम जाने वाले हैं। और अब बात जल जीवन मिशन योजना की, जिस पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। इस योजना के बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने की बात इसमें कही जा रही है। कैसे हुआ यह पूरा खेल, देखिए यह खास रिपोर्ट।
पेयजल टंकियों का निर्माण किया गया था, तो टेंडर जारी होने से पहले ही, ड्राइंग डिजाइन बनने से पहले ही निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए थे। इसके बाद तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने इस पूरे मामले की गहनता से जांच करवाई और उसमें सभी कार्यों को लगभग 2 महीने पहले स्टार्ट पाया गया। यानी दूधू जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का कारनामा और उसके बाद ऊपर से अधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से भुगतान करना एक बड़ा संगीन अपराध साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं 2 दिन पहले उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल से चोरी की गई 13 महीने की बच्ची का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। हालांकि इसी बीच बच्ची को चुराकर ले जाने वाली महिला का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें वही महिला बच्ची को गोद में लिए सुखाड़िया सर्कल से लेकर के फतेहपुरा की तरफ जाती दिख रही है। सीसीटीवी वीडियो चोरी वाले दिन सुबह करीब 7:30 बजे का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एमबी अस्पताल से 2 दिन पहले 13 महीने की एक बच्ची चोरी हो गई थी और इसके बाद पुलिस हरकत में आई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन सफलता पुलिस को अभी तक नहीं लग पाई। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ये महिला बच्ची को लेकर के हाथ में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं हरियाणा में पूर्व विधायक और आईएनएलडी के वरिष्ठ नेता नफे सिंह को जिस अंदाज में मौत के घाट उतारा गया, वो पैटर्न असल में गैंगस्टर वाला है। नफे सिंह की हत्या को वैसे ही अंजाम दिया गया है जैसे 2 साल पहले सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। याद कीजिए 2 साल पहले हुए सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को। गाड़ी का पीछा करते हुए बदमाशों ने बरसाई थी गोलियां। करीब 2 साल बाद हरियाणा में पूर्व विधायक और आईएनएलडी के वरिष्ठ नेता नफे सिंह की हत्या भी उसी अंदाज में होती है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इस हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है, लेकिन वारदात का जो तरीका है वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि इसकी जिम्मेदारी किसी भी गैंग ने नहीं ली है, लेकिन पुलिस को शक है कि यह हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तहत हो सकती है। अभी तक इस बात के पुख्ता सबूत तो नहीं मिले हैं, लेकिन चर्चाएं तेज है कि एक बार फिर लॉरेंस के गुर्गों ने खेल कर दिया है। नफे सिंह की हत्या के पीछे भी लॉरेंस गैंग का होने की चर्चा उसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर की जा रही है। पिछले कई सालों से जो हाई प्रोफाइल हत्याएं हुई हैं, उनमें लॉरेंस गैंग का हाथ देखने को मिला। कई बार इस गैंग ने खुद भी हत्या की जिम्मेदारी ली, डंके की चोट पर वारदात को अंजाम दिया। प्रदेश की बात करें तो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या 5 दिसंबर 2023 को हुई। हमलावरों ने घर में घुसकर गोगामेडी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, पहले बातों में उलझाया, फिर गोलियां चलाई। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। इसके अलावा राजू ठेहट की हत्या भी इसी अंदाज में की गई थी जैसे गोगामेडी की हत्या की गई। 3 दिसंबर 2022 सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या हुई। राजू ठेहट पर 4 हमलावरों ने गोलियां बरसाई। घर के दरवाजे पर ही राजू ठेहट को गोलियों से भून दिया गया। राजू ठेहट और सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या एक ही तरीके से की गई, एक को घर में घुसकर और दूसरे को घर के दरवाजे पर। दोनों को ही धोखे से मारा गया, पहले बातों में उलझाया और फिर गोलियों से भून दिया। दोनों को मारने वाली एक ही गैंग है, लॉरेंस गैंग। जिस तरीके से राजपूत समाज के नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी और राजू ठेहट की हत्या में पैटर्न एक जैसा था, वैसा ही पैटर्न सिद्धू मूसेवाला और नफे सिंह की हत्या में नजर आ रहा है। दोनों की गाड़ी को रोककर अचानक अंधाधुंध फायरिंग की गई। ऐसे में पूरा शक है कि इस वारदात में भी लॉरेंस गैंग का ही हाथ हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और इसी बीच धौलपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 2 भाइयों में जमीन विवाद के मामले को लेकर के 12 घंटे से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। मकान के कमरे में परिवार के लोग बंद हैं। 6 से 7 लोग कमरे के अंदर फिलहाल बताए जा रहे हैं। और इसी बीच ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया है। पुलिस ने समझा करके 2 युवकों को हालांकि बाहर निकाला है। कमरे के अंदर से ही आत्महत्या की धमकी दी जा रही है।
झगड़े के बाद पथराव हुआ था और फायरिंग भी हुई थी, इस बात की जानकारी भी मिल रही है। बहरहाल पुलिस मौके पर है, समझाने की कोशिश कर रही है और इसी बीच धौलपुर से आ रही ये तस्वीरें। तो दरअसल दो भाइयों के बीच में जमीन विवाद को लेकर के ये पूरा मामला, जिसमें हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 12 घंटे से चल रहा है। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय के गेट पर टक्कर मारने के मामले को लेकर सबसे बड़ी अपडेट है। आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर जाकर के इन्होंने गेट तोड़ा और साथ ही साथ कार से कई टक्कर मारी। इन आरोपियों में हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय के गेट पर गाड़ी से टक्कर मारी और गेट तोड़ी और साथ ही साथ दहशत फैलाई। इन आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी शक्लें देखिए। पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। 2 हिस्ट्री शीटर हैं। टशन दिखाने, दहशत फैलाने के लिए इस तरह से इन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया और वहां से भाग खड़े हुए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय का गेट तोड़ने वाले आरोपी, दहशत फैलाने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। तो पुलिस अब इनसे पूछताछ। घटना हुई थी लगभग 11:15 के आसपास घटना हुई और उसमें इमीडिएटली पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और वहाँ फुटेज थे, उसका बड़ा लाभ मिला। गाड़ी तुरंत चिन्हित हो गई। ब्लैक कलर स्कॉर्पियो थी, उसका नंबर भी चिन्हित हो गया। लगभग 1.5-2 घंटे में गाड़ी को ट्रेस कर लिया गया और उसको दस्तयाब कर लिया गया। और उसमें जो लड़के शामिल थे उनको भी अर्ली मॉर्निंग में रिटर्न कर लिया और पूछताछ में क्लियर कर लिया।